फ्यूचर के समय में 65 साल तक अलग अलग गैलेक्सी में जाके इन इंसानों ने बहुत सारे खतरनाक एलियंस को पकड़ा, जिनको ही लेकर उनका स्पेसशिप धरती में मौजूद अपनी कंपनी वेलैंड कॉर्पोरेशन में वापस जा रहा था। लेकिन धरती पर पहुंचने के 17 दिन पहले ही अचानक से शिप में मौजूद किसी गद्दार ने सभी एलियंस को फ्री कर दिया, जो कि वहां पर मौजूद क्रू मेंबर को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग गए। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वैसे आगे की कहानी की शुरुआत पास्ट के समय से होती है कि असल में किस तरह से वेलैंड कॉर्पोरेशन का वो शिप प्रॉक्सी कंपनी के एरिया के अंदर क्रैश करा था। खैर, क्रैश के 17 दिन पहले अचानक से स्पेसशिप में क्लेम नाम का एक क्रू मेंबर मोरो को कायरो स्लीप से जगाता है, क्योंकि स्पेसशिप में एक छोटा सा ब्लास्ट होने की वजह से वहां के एक एरिया में आग लग गई थी और साथ ही वहां पर कुछ एलियन भी फ्री हो गए थे, जिनको मोरो को ही अपने साइबॉर्ग और साथ ही चीफ ऑफ सिक्योरिटी होने की वजह से पकड़ना था। तब सबसे पहले तो मोरो जोया, रहीम और साथ ही शिबुजो के पास जाता है, जहां पर वो लोग कैप्टन का इलाज करने में लगे हुए थे, क्योंकि कैप्टन के चेहरे पर एक फेसहगर ने हमला करके उसके चेहरे को जकड़ लिया था। जोया के हिसाब से उसको हटाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश करने पर वो कैप्टन के गले को काफी जोर से पकड़ रहा था और उसको काटने की कोशिश करने पर उसके शरीर से एसिड जैसा खून बाहर आ रहा था, जिससे पूरे स्पेसशिप को नुकसान पहुंच सकता था। खैर, कहीं ना कहीं मोरो को ये बात तो समझ आ गई थी कि पिछले 65 साल से उनके क्रू के अंदर एक गद्दार छुपा हुआ था, जिसने ही अपने असली प्लान को अंजाम देने के लिए पहले उस स्पेसशिप में ब्लास्ट करा होगा और बाद में एलियंस को भी फ्री कर दिया होगा। अब वैसे मोरो के साइबॉर्ग बनने के बाद से उसे अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से किसी क्रू मेंबर की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी और वो बस किसी भी हालत में बस कलेक्ट करे गए एलियन सैंपल को यूटानी तक लेकर जाना चाहता था। इसीलिए अभी वो कैप्टन के ऊपर ध्यान ना देकर सीधा उस गद्दार के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है, जहां रास्ते में ही मोरो को 2 और क्रू मेंबर से बात करके पता चलता है कि असल में वो ब्लास्ट उनके स्पेसशिप के नेविगेशन सिस्टम में हुआ था, जिसका मतलब कि अर्थ पर क्रैश करने के बाद उन्हें ये बात भी पता नहीं होगी कि आखिरकार उनका स्पेसशिप क्रैश कहां पर हुआ है। इसीलिए तब जल्दी से मोरो उन दोनों बंदों से नेविगेशन सिस्टम को सही करने के लिए बोलता है और खुद जोया के पास जाकर उससे अकेले में बात करते हुए शिप पर इमरजेंसी लागू करने को बोलता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी उस गद्दार के बारे में पता कर सके। तब शुरुआत में तो जोया ने इमरजेंसी डिक्लेयर करने से मना कर दिया था, क्योंकि ऐसे में सारे क्रू मेंबर पैनिक करके काफी ज्यादा परेशान हो जाते और जोया को सभी क्रू मेंबर की जान की बहुत ज्यादा परवाह थी। इस पर मोरो उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर उसने जल्दी से जल्दी इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं करा तो उसके और कैप्टन के स्पेस में हुए फिजिकल रिलेशन के बारे में यूटानी को बता देगा, और क्योंकि स्पेस मिशन के बीच में इंसानों को फिजिकल कांटेक्ट बनाने से पूरी तरह से पहले ही मना करा गया था, जिससे अर्थ पर जाने के बाद जोया के ऊपर काफी सारे इलीगल चार्जेस लग सकते थे, और इसीलिए वो चुपचाप अभी के लिए मोरो की बात को मान जाती है और मोरो वहां पर से स्पेसशिप की सीसीटीवी फुटेज को देखने चला जाता है। तब उसमें एक बंदा उसे नेविगेशन सिस्टम में आग लगाते हुए और साथ ही एलियन को आजाद करते हुए दिखाई दे गया, मगर अंधेरे में होने की वजह से उस क्रू मेंबर की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी और मोरो को अब किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी इस गद्दार के बारे में पता करना था। फिर अभी जैसा कि कैप्टन को सही करने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता, इसीलिए रहीम और साथ ही टैंग उसे वापस से कायरो स्लीप में डाल देते हैं। उस दौरान टैंग अपने ठरक पने की वजह से वापस से कायरो स्लीप में सो रही एक लड़की को देखने लग गया था, जिस पर रहीम उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर टैंग उसकी बात को नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ जोया पूरे शिप के कमांड को अपनी तरह से संभालना चाहती थी, मगर कंट्रोल रूम में जाने के बाद उसे ये चीज पता चलती है कि मिशन के दौरान किसी भी वजह से कैप्टन के मारे जाने पर मोरो यानी कि चीफ ऑफ सिक्योरिटी इस स्पेसशिप का कैप्टन बन जाएगा। इस बात से जोया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि फिलहाल के लिए भी मोरो बस अपनी अपनी चलाए जा रहा था। इवन अभी के लिए मोरो अपने कमरे में बैठकर अपनी बेटी की फोटो को देख रहा था, जिसे उसने 65 सालों के दौरान बहुत ज्यादा मिस करा था, और उसकी बेटी असल में उसके साइबॉर्ग बनने से पहले पैदा हुई थी। इसके बाद वो थोड़ी देर जाकर उस गद्दार के बारे में अपने टीम मेंबर से बात करता है, मगर तभी अचानक से स्पेसशिप में कुछ अलार्म बजने चालू हो जाते हैं, जिसका मतलब कि किसी वजह से कायरो स्लीप पॉड टूट गया था। तब उस कायरो स्लीप पॉड के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में उस फेसहगर की मौत हो गई है और कैप्टन की छाती में से एक चेस्ट बस्टर ने बाहर आकर कायरो स्लीप पॉड को भी तोड़ दिया है, जो कि फिलहाल के लिए स्पेसशिप के ना जाने कौन से कोने में घुस गया था। अब रहीम तो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर मोरो ने अपने पास काफी सारी शॉक देने वाली गन रख ली थी, ताकि वो उस चेस्ट बस्टर को वापस से बेहोश कर सके, क्योंकि उसके ऊपर गोली चलाने से उसके शरीर में मौजूद एसिड बाहर आकर स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा सकता था। वहीं दूसरी तरफ शिबुजो अभी के लिए 2 लीच के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिस दौरान उसने उन 2 लीचों को एक चूहा खाने के लिए दिया था, और उस दौरान स्पेसशिप की उस छोटी सी लैब के अंदर ऑक्यूलस भी मौजूद था, जो कि शिबुजो को ये एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तब शिबुजो भी उसको देखने लग गई थी, मगर उसी दौरान उन दोनों लीचों में से एक लीच अपने कंटेनर के ढक्कन को खोलने में कामयाब हो जाता है,
जिसके बाद उसने सिबुजो की नज़र से बचते हुए जैसे तैसे उसकी पानी की बोतल में आकर अपने अंडे दे दिए थे। ये देखकर ऑक्यूलस अपने चार को पीटते हुए सिबुजो को इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, मगर फिलहाल सिबुजो उसके बातों को नहीं समझ पाती और उतने में ही वहां पर रहीम भी पहुंच जाता है। उस दौरान रहीम की नज़र उस दूसरे वाली लीच के ऊपर पड़ गई थी, इसीलिए वो वापस से उसको उठाकर उसके कंटेनर में डाल देता है। मगर फिलहाल के लिए सिबुजो और साथ ही रहीम दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उस लीच ने सिबुजो के पानी वाली बोतल में अपने अंडे दे दिए हैं। खैर तब सिबुजो उस पानी की बोतल को उठाकर रहीम के साथ सीधा मीटिंग में पहुंच जाती है, जहां पर बाकी सारे टीम मेंबर भी मौजूद थे। और वहीं दूसरी तरफ ऑक्यूलस ने मौका पाकर अपने चार को घसीटते हुए किसी तरह से नीचे गिरा लिया था, जिसकी वजह से अब वो भी फ्री हो जाता है, मगर उसके फ्री होने के बारे में फिलहाल किसी को अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ जोया ने इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए किसी गद्दार के स्पेसशिप में होने के बारे में सबको बता दिया था, जिसके बारे में जानने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर उस समय पर मेलकाइट नाम का एक बंदा बहुत ही चिल होकर खाना खा रहा था, तो जल्दी से सिबुजो की बोतल का सारा पानी पी लेता है और बाद में मोरो सभी लोगों से थोड़ा सा इंटेरोगेशन करने के बाद उन्हें उनके काम पर लगा देता है। तब उस दौरान काम करते हुए मेलकाइट को अचानक से खून की उल्टियां होने लग गई थी, जिसके अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि असल में सिबुजो के पानी के अंदर लीच के अंडे मौजूद थे। तब मेलकाइट का सीनियर उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो मेलकाइट को होश में नहीं ला पा रहा था। वहीं अब तक जोया और सिबुजो के लैब पे जाने पर उन्हें ऑक्यूलस के फ्री होने के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही अलार्म को बजाते हुए लैब को पूरी तरह से सील कर देते हैं और वहां से बाहर आने के बाद चेस्ट बस्टर और ऑक्यूलस को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोरो अभी के लिए टैंक के साथ भी इंटेरोगेशन करके सीधा सीसीटीवी वाले कमरे में चला गया था, पर उसके इंटेरोगेशन रूम से निकलते ही अचानक से टैंक के ऊपर जेनोमॉर्फ हमला कर देता है, पर इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं मोरो को थोड़ी सी और पुरानी सीसीटीवी फुटेज को देखकर पता चलता है कि असल में उनके क्रू मेंबर में मौजूद पेट्रोविक नाम के एक बंदे के प्रोडजी कंपनी के मालिक बॉय से काफी समय से बात हो रही थी, और बॉय ने ही उसको ऑफर दिया था कि अगर वो किसी तरह से वेलहैंड कंपनी के स्पेसशिप में प्रोडजी सिटी की लोकेशन डालकर उसके नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देता है और बाद में वो स्पेसशिप अगर प्रोडजी सिटी के अंदर क्रैश कर जाता है, तो उसमें मौजूद सारी रिसर्च को लेने के बदले में बॉय पेट्रोविक को मालामाल कर देगा। तब पेट्रोविक भी इस बात को मान गया था और उसने ही नेविगेशन सिस्टम को खराब करने के बाद लैब में मौजूद उस फेसहगर को आजाद भी करा था। इस बात को जानकर तुरंत ही मोरो गुस्से में अपनी गन को लेकर सीधा पेट्रोविक के कायरोस्लीप चैम्बर के पास जाता है, मगर पेट्रोविक तो अपने कायरोस्लीप चैम्बर में मौजूद ही नहीं था और अभी भी वो स्पेसशिप पे इधर उधर घूमते हुए स्पेसशिप के सिस्टम को करप्ट करे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रहीम और साथ ही सिबुजो मेलकाइट का ऑपरेशन करने में लगे हुए थे, जिस दौरान उन्हें अचानक से उसके पेट में मौजूद लीच के अंडों के बारे में पता चलता है, जिनको निकालने की कोशिश के दौरान अचानक से कुछ अंडे फूट गए थे और उसकी वजह से उनमें से कुछ अजीब सी गैस निकलती है, जिससे मेलकाइट, सिबुजो और साथ ही रहीम तीनों ही मौके पर मारे जाते हैं। ये देखकर जोया, मोरो और साथ ही मेलकाइट का सीनियर बहुत ज्यादा डर गए थे और उतने में ही क्लेम वहां पर आकर कायरोस्लीप में मौजूद बाकी सारे लोगों को भी जगाने की बात करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। तब सीनियर तो वहां पर से लोगों को बचाने के लिए जाने लग गया था और वहीं मोरो फिलहाल के लिए क्लेम को लेकर सीधा पेट्रोविक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिस दौरान स्पेसशिप के नीचे वाले हिस्से में आने पर पेट्रोविक उनके ऊपर अंधाधुंध फायर करने लग गया था। तब उनमें से ही एक गोली क्लेम के भी लग जाती है, जो देखकर मोरो उसे साइड में ले जाते हुए उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, मगर काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मोरो उसकी जान को नहीं बचा पाता। इसी वजह से गुस्से में आकर मोरो ने सीधा पेट्रोविक के पास जाकर उसकी चेस्ट में एक चाकू को घुसा दिया था, जिससे मौके पर ही पेट्रोविक की मौत हो गई थी। मगर अपनी मौत से पहले पेट्रोविक लैब में मौजूद सारे के सारे एलियंस को आजाद कर चुका था। दूसरी तरफ जोया भी अपने क्रू मेंबर के मारे जाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास होती है, जिस दौरान अचानक से उसके सामने जेनोमॉर्फ आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उस समय पर जोया अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे एक रूम में जाकर वहां के दरवाजे को बंद कर लेती है, मगर तभी उसकी नजर वहां पर मौजूद सीनियर पर पड़ती है, जिसके ऊपर अटैक करके ऑक्यूलस ने उसके दिमाग में घुस के उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था और अब ऑक्यूलस किसी भी हालत में जोया को जान से मारना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर मोरो ने आकर सीधा ऑक्यूलस के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था और उतने में ही वहां पर जेनोमॉर्फ भी पहुंच जाता है, जो कि ऑक्यूलस को देखते ही उससे लड़ाई करना चालू कर देता है। तब मौका पाकर जोया और साथ ही मोरो भागकर सीधा कंट्रोल रूम की तरफ जाने लग गए थे, जिसमें ही पहले जाकर मोरो ने वहां का दरवाजा बंद कर लिया था और जोया को पीछे ही छोड़ दिया था। तब जोया जल्दी जल्दी दरवाजे को पीटते हुए मोरो को दरवाजा खोलने को बोलती है, मगर मोरो उस दरवाजे को उल्टा बैठ करके यूटानी के पास मैसेज भेजता है कि सारे के सारे क्रू मेंबर मारे जा चुके हैं। इसके तुरंत बाद ही जेनोमॉर्फ ने आकर जोया के ऊपर हमला करते हुए उसकी बेरहमी के साथ जान ले ली थी और उसके बाद वो मोरो को भी जान से मारने आ ही रहा था
मगर उसके मोरो के ऊपर हमला करने से पहले मोरो एक स्पेशल करो स्लीप पॉड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ही उसकी जान बच गई थी। इवन इसी के बाद नेविगेशन सिस्टम खराब होने की वजह से वो स्पेसशिप जाकर सीधा प्रोडजी सिटी के अंदर क्रैश कर गया था और उसके बाद की थोड़ी सी कहानी आपको पार्ट 1 देखकर पता ही चल गई होगी। खैर प्रेजेंट के टाइम पर मोरो आरुष को धमकाने के बाद कुछ समय के लिए यूटानी के पास आ गया था, जहां पर यूटानी से बात करके उसे पता चलता है कि अगले दिन बॉय यूटानी के साथ एक मीटिंग करने के लिए इस सिटी में आने वाला है, जहां पर वो बॉय को बहुत सारे पैसे ऑफर कर किसी भी तरह से अपनी स्पेसशिप और उसमें मौजूद रिसर्च को वापस ले आएगी। लेकिन उस दौरान मोरो इस बात को जानता था कि बॉय किसी भी हालत में इतनी आसानी से तो यूटानी को वो स्पेसशिप वापस नहीं करने वाला, इसलिए उसके हिसाब से सब चीजों को वापस पाने के लिए बॉय को जान से मारना ही एकमात्र ऑप्शन था। ये सुनने के बाद यूटानी अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि मोरो को बॉय को खत्म करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें मोरो के लिए बिना किसी सवाल के तुरंत अवेलेबल करवाई जाएं। वहीं अब तक कुछ समय बीत जाने की वजह से लास्ट पार्ट में नेवरलैंड की रिसर्च में पैदा हुआ जेनोमॉर्फ का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया होता है, जिससे रिलेटेड रिसर्च में वेंडी बॉय का पूरा साथ दिया करती थी और उसको जेनोमॉर्फ का बच्चा काफी ज्यादा पसंद भी था। लेकिन जोई को उस जेनोमॉर्फ के बच्चे से बहुत ज्यादा डर लगता था और वो बस किसी भी हालत में वेंडी को वापस से अपने साथ शहर में लेकर जाना चाहता था, जिस पर क्रिस उसको समझाता है कि वेंडी की नॉलेज की वजह से बॉय उसको कभी भी जोई के साथ वापस से नहीं जाने देगा। वहीं जैसा कि निप्स को लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि शायद ओक्यूलस ने उसके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ करी थी, इसलिए आर्थर और सिल्विया उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट करते हैं। लेकिन इतने सारे टेस्ट के बावजूद भी उन्हें असल प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से एडम निप्स की अभी कुछ दिनों पुरानी मेमोरीज को मिटाने के लिए बोलता है, क्योंकि असल में उन्हें 3-4 दिन बाद वेंडी, आरुष और निप्स को पब्लिक के सामने दिखाना था, ताकि कंपनी में उनके जैसे रोबोट्स के ऑर्डर भी आने लग जाएं। और अगर ऐसे में निप्स की वजह से वहां पर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता। तब आर्थर तो ऐसा करने से मना करने लगता है, क्योंकि इस तरह से निप्स या फिर किसी और के साथ करना बहुत ज्यादा बुरा था। मगर एडम तो आर्थर की इस बात पर इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि सबसे पहले तो उसे काम से निकालता है और बाद में सिल्विया से जल्दी उस काम को पूरा करने के लिए कहता है। तब सिल्विया को ना चाहते हुए भी इस काम को करने के लिए मानना पड़ गया था, मगर वो आर्थर के काम से निकाले जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि आर्थर को अब 24 घंटे के अंदर इस लैब को छोड़ के शहर में वापस जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जोई और साथी वेंडी जेनोमॉर्फ के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहां पर जोई उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि जेनोमॉर्फ असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर वेंडी इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लगती है, जिसकी वजह से जोई अब आगे इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ बॉय भी अभी के लिए क्रिश के साथ यूटानी से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर यूटानी से बात करने के बाद बॉय उसको $2000 मिलियन के बदले में उनका स्पेसशिप वापस देने के लिए तैयार हो गया था, मगर वो स्पेसशिप में मौजूद उनकी रिसर्च को लगभग 6 हफ्ते बाद वापस करने वाला था, क्योंकि उसके हिसाब से बस उसे कंफर्म करना होता है कि कहीं यूटानी ने जानबूझकर उसके शहर के ऊपर हमला ना करवाया हो। और ये बात सुनने के बाद तो यूटानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हालांकि यूटानी बॉय की चालाकी को समझ तो रही होती है, मगर ना चाहते हुए भी उसे बॉय की डील को मानना पड़ता है, क्योंकि असल में अर्थ की सभी बड़ी कंपनीज ने स्पेस में से एलियन को अर्थ पर पकड़ कर लाना बैन कर रखा था, और अगर ऐसे में बॉय उन लोगों को इस बारे में खबर दे देता तो यूटानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। फिर अभी के लिए बॉय वहां पर से क्रिस के साथ चला गया था, जिसके बाद मोरो यूटानी के पास आकर उसको बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन तक आरुष किसी भी तरह से एक फेसहगर को आजाद कर देगा, जिसके बाद मोरो उससे बने जेनोमॉर्फ से पूरे शहर पर हमला करवाएगा और बाद में एलियंस को अर्थ पर लाने के सारे इल्जाम बॉय के ऊपर लग जाएंगे और सभी कंपनीज के प्रेसिडेंट मिलकर उसके राजपाट को पूरी तरह से छीन लेंगे। खैर अब तक निप्स की सभी मेमोरीज को मिटा दिया गया था, जिसके बारे में वेंडी को निप्स से बात करके समझ आ जाता है और इसी वजह से गुस्से में सिल्विया के पास जाकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। उस दौरान सिल्विया उसको बहुत ज्यादा प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी कि निप्स की भलाई के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था, मगर वेंडी के हिसाब से इतने समय से वो लोग बस उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे और शायद वेंडी का उनके साथ मिलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यही सब बोलने के बाद वो गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है और साथ ही सिल्विया को भी निप्स की मेमोरी मिटाने और साथ ही आर्थर के वहां से जाने की बात की वजह से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। खैर दूसरी तरफ जोई फिलहाल के लिए अपने रूम में बैठकर इस लैब का नक्शा तैयार कर रहा था, जिस दौरान आरुष उसके पास आकर उसे लैब में किसी बहाने से लेकर जाने की कोशिश करता है, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही वहां पर रसीदी आकर जोई को अपने साथ पेट्रोलिंग पर चलने को बोलता है। और असल में रसीदी और साथ ही साइबेरियन जोई के साथ पहले रेस्क्यू टीम में काम करा करते थे और बॉय ने जोई का मन लगाने के लिए उन दोनों को भी वहां पर बुला लिया था। इसीलिए तब जोई भी फिलहाल के लिए आरुष को छोड़कर वहां पर से उन दोनों के साथ चला जाता है।
जहां पर पेट्रोलिंग के दौरान जोई रसीदी और साइबेरियन से बात करते हुए उस आइलैंड पे से भागने के बारे में सोच रहा था, जहां पर से बस किसी बोट या फिर प्लेन की मदद से भागा जा सकता था। मगर किसी भी बोट या फिर प्लेन को ऑपरेट करने के लिए कोड को डालने की जरूरत पड़ती थी, जो कोड उन लोगों के पास नहीं होता। और आइलैंड पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे, इसीलिए तब साइबेरियन जोई को ऐसा करने से मना करती है और बाद में वो लोग वापस से पेट्रोलिंग करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस और साथी बॉय भी अभी के लिए एक प्लेन से आइलैंड पर वापस आ रहे थे, जहां पर क्रिस रास्ते में से टूट को कॉल करके उसे सभी एलियंस को टाइम पर खाना देने को कहता है, जिस पर टूट मान गया था। मगर खाना देने के दौरान धोखे से उससे एक एलियन मधुमक्खी के पिंजरे का छोटा सा दरवाजा टूट गया था, जिसकी वजह से उसे एलियन मधुमक्खियों को खाना देने के लिए उस पिंजरे के अंदर जाना पड़ गया था। पर यह सब असल में बस ऑक्यूलस की वजह से हुआ होता है, जो कि बगल वाले पिंजरे में ही भेड़ के रूप में था, कि असल में लैब में मौजूद जो खाना उन एलियन मधुमक्खियों को दिया जाता है वो उसको नहीं खाते हैं। इसीलिए ही उसने जानबूझकर अपने पिंजरे पे लात मारकर टूट को डराया था, ताकि वो डर कर थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाए और बाद में वो एलियन मधुमक्खियां उसका खून पी के अपना पेट भर सकें। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहां पहले तो एक एलियन मधुमक्खी ने टूट के पास आकर उसके ऊपर अपना एक जहर स्प्रे कर दिया था, जिससे मौके पर ही टूट की मौत हो जाती है। और बाद में वो सारी एलियन मधुमक्खियां टूट के लाए गए खाने को चकना बनाते हुए टूट के खून को पीने लग जाती हैं। आगे जोई को भी पता चल गया था कि आर्थर को काम से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो आर्थर से बात करते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वेंडी इस लैब में सच में सुरक्षित है। इस पर पहले तो आर्थर उसको पास में मौजूद सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करता है और बाद में उसे कंप्यूटर के पास बुलाते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पर सारे बच्चे सुरक्षित हैं और उनका सारा डेटा इस कंप्यूटर में है। ये सुनने के बाद जोई उस कंप्यूटर की तरफ देखने लग गया था, पर तब आर्थर उसको कंप्यूटर में टाइप करके बताता है कि जोई को जल्दी से जल्दी अपनी बहन यानी कि वेंडी को वहां पर से लेकर निकलना होगा, और इसके लिए ही उसने जोई को एक गेट और साथ ही बोर्ड का कोड भी दे दिया था। तब जोई भी इस बात को पढ़ने के बाद तुरंत ही वहां से निकल जाता है, जिस दौरान आर्थर को लैब में हुई गड़बड़ के बारे में भी पता चल गया था। इसलिए वो तुरंत ही वहां पर डरते हुए जाने के बाद टूट की बॉडी को उन एलियन मधुमक्खी के पिंजरे से निकालने की कोशिश करने लगता है। पर तभी अचानक से आरुष आ गया था, जो कि अब जोई की जगह आर्थर को अपना शिकार बनाना चाहता था। इसीलिए वो चुपके से फेसहगर के पिंजरे को खोलकर जल्दी से लैब के बाहर चला जाता है, जिस दौरान आर्थर को फेसहगर के बारे में पता चलते ही वो खुद भी लैब से बाहर जाने की कोशिश करने लग गया था। लेकिन तब आरुष उसके लाख मेहनत करने के बावजूद भी दरवाजे को नहीं खोलता। इसके तुरंत बाद ही वो फेसहगर भी आर्थर के ऊपर हमला करके उसके फेस से चिपक जाता है, जिसकी वजह से आरुष थोड़ा सा डर तो गया था, लेकिन फिलहाल के लिए उसने आर्थर की डेड बॉडी को वेंटिलेशन एरिया में छुपा दिया था। पर उसके बावजूद भी आरुष को डर था कि कहीं वेंटिलेशन एरिया में कोई आर्थर की डेड बॉडी को ढूंढ ना ले, इसीलिए वो जैसे तैसे उसकी बॉडी को अपने रूम में ले जाकर बेड के नीचे छुपा देता है। पर तभी अचानक से उसके रूम में स्मी भी आ गया था, जिसने आर्थर के हाथ को देख लिया था और बाद में वो आर्थर की बॉडी को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है। उस समय पर आरुष की भी फटके 4 से 64 हो गई थी कि कहीं इसमें इस बारे में बाकी सबको ना बता दे, इसीलिए वो उसको पकड़ते हुए मोरो की धमकी के बारे में सब बताता है कि अगर आरुष ऐसा ना करता तो मोरो उसकी माँ को जान से मार देता, और अभी के टाइम पर भी वो अपनी फैमिली को तभी बचा सकता था जब वो जैसे तैसे आर्थर की बॉडी को फेसहगर के साथ मोरो के पास इस टापू के किनारे पर पहुंचा दे। तब सब कुछ जानने के बाद इसमें खुद भी आरुष का साथ देने के लिए मान गया था, और जैसे कि मोरो कुछ ही देर में टापू के किनारे पर आने वाला था, इसीलिए वो दोनों आर्थर को उठाकर जैसे तैसे लैब के बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। वहीं अब तक क्रिस और साथी बॉय खुद भी लैब में आ गए थे, जहां पर क्रिस को टूट की मौत के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो सबसे पहले तो लैब में आजाद हुए सारे एलियंस को पकड़ता है और बाद में पास में खड़े बॉय से इस बारे में बातें करने लग जाता है। तब उन्हें सीसीटीवी देखकर ये बात तो पता चल गई थी कि असल में ऑक्यूलस ने जानबूझकर टूट को जान से मरवाया था, इसीलिए ही बॉय अब ऑक्यूलस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना चाहता था, ताकि वो किसी तरह से पहले उसकी भाषा को सीखकर उससे अच्छे से कांटेक्ट कर सके और आगे चलकर वो उसके दिमाग की मदद से बेस्ट एक्सपेरिमेंट कर पाए। तब उन लोगों की इन्हीं बातों के बीच में वहां पर वेंडी भी पहुंच जाती है, जो कि टूट को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि पहले उनसे कहा गया था कि वो लोग कभी भी नहीं मरेंगे, और अभी के टाइम पर टूट की हालत ऐसी थी कि उसे कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर भी सही नहीं कर सकता था। इसलिए तब वेंडी इस बारे में बाकी सबको भी बताने का डिसाइड करती है, जिस पर पहले तो क्रिस और साथी बॉय उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करने लग गए थे, लेकिन वेंडी ये कहकर कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती वहां पर से जाने लगती है। पर तभी बॉय के सिक्योरिटी वालों ने भी उसका रास्ता रोक लिया था। इससे वेंडी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि तुरंत ही वो उस लैब में मौजूद जेनोमॉर्फ को सबके ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे देती है,
लेकिन किस्मत से बॉय को वेंडी के इस इशारे के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने सिक्योरिटी गार्ड को वेंडी के सामने से हटने का ऑर्डर दे देता है। तब वेंडी वहां पर से चुपचाप चली गई थी और उसके जाने के बाद बॉय को ये बात भी पता चलती है कि असल में वेंडी और बाकी सभी हाइब्रिड के ट्रैकर को किसी ने ऑफ कर दिया था। अब ये काम असल में आर्थर ने ही जोई से बात करने के बाद करा होता है, ताकि जोई वहां पर से आराम से वेंडी और उसके बाकी सारे साथियों को लेकर भाग सके। लेकिन फिलहाल के लिए जोई वहां पर से सिर्फ वेंडी को लेकर जाना चाहता था, इसीलिए वो वेंडी को इस बारे में आकर बताता है, मगर वेंडी अपने बाकी सारे साथियों के बिना यहाँ पर से नहीं जाना चाहती थी। तब वेंडी जोई के साथ सीधा निप्स के पास चली जाती है, जहाँ पर कर्ली भी मौजूद थी, और तब जोई और वेंडी ने उन्हें वहां पर से चलने के लिए बोल दिया था। तब निप्स तो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, मगर कर्ली के हिसाब से वो बॉय के साथ रहकर ही उसका साथ देने वाली थी, मगर उसने वेंडी और साथ ही निप्स से वादा करा था कि वो कभी भी उनके भागने के बारे में बॉय को कुछ भी नहीं बताएगी। इसीलिए तब वेंडी भी वहां पर से निप्स और जोई को लेकर बाहर जाने लग गई थी, जहां रिसर्च सेंटर से निकलने से पहले वो लैब में मौजूद जेनोमॉर्फ को आजाद करवाती है, जिसने बाहर आते ही लैब में मौजूद लोगों के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। और इसीलिए तब बाकी सबका पूरा ध्यान सीधा जेनोमॉर्फ की तरफ चला जाता है। उस समय पर बॉय सिल्विया के पास आर्थर के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, मगर सिल्विया के हिसाब से तो आर्थर शायद शहर में वापस चला गया होता है। लेकिन अभी आगे इस बारे में कोई भी बात करने से पहले बॉय को भी जेनोमॉर्फ के फ्री होने के बारे में पता चल जाता है, और इसीलिए वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए सीधा बाहर चला जाता है। वहीं अब तक आरुष और स्मी भी आर्थर को लेकर बिल्डिंग के बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी वहां पर क्रिस पहुंच गया था, जिसको वैसे तो आरुष और मोरो के बारे में सब पता होता है, पर उसके बावजूद भी वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वो खुद भी आरुष की मदद करना चाहता है। इसीलिए तब वो आरुष और साथ ही स्मी को दरवाजा खोलकर सीधा वहां पर से जाने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ वेंडी जोई और निप्स के साथ रिसर्च सेंटर से बाहर आ गई थी, जहां थोड़ा सा दूर जाने पर उसे कुछ कब्र दिखाई देती हैं, जहां असल में उसके असली शरीर यानी कि मार्सी के शरीर और बाकी बच्चों के असली शरीर को दफनाया गया था। इसी वजह से उस जगह को देखकर वेंडी और साथ ही जोई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्मी और साथ ही आरुष आर्थर को लेकर किनारे पे जाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कुछ गार्ड्स को देखने के बाद वो आर्थर की बॉडी को जमीन पर छोड़कर पास की झाड़ियों में घुस जाते हैं। लेकिन गार्ड्स के जाने के बाद जब वो आर्थर के पास वापस आते हैं तो वहां पर आर्थर की बॉडी थी ही नहीं। ये देखने के बाद तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर तभी अचानक से आर्थर खुद उनके सामने आ जाता है, जिसके फेस से अब तक फेस अगर हट चुका था, और फिलहाल के लिए आर्थर को उसकी लास्ट मेमोरी यानी कि लैब में हुई किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए तब इसी बात का फायदा उठाकर स्मी और साथी आरुष उससे झूठ कहते हैं कि असल में लैब में एक जहरीली गैस फैल गई थी, जिसकी वजह से ये आर्थर बेहोश हो गया था, और इसीलिए वो बस उसकी जान बचाने के लिए उसे लैब से निकाल कर लाए थे, और फिलहाल के लिए वो उसे बाकी सबके पास किनारे पर लेकर जा रहे थे। तब आर्थर भी इस बात पर भरोसा कर लेता है, लेकिन अभी किनारे के पास जाते ही उसे सब चीजें याद आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो आरुष और स्मी को प्यार से समझाता है कि उन्होंने उसके साथ ये सब करके अच्छा नहीं करा है। लेकिन तभी अचानक से आर्थर के चेस्ट में दर्द होने लग गया था, जिसके अगले ही पल उसकी छाती फाड़कर एक चेस्ट बस्टर बाहर आता है और सीधा वहां पर से जंगल में भाग जाता है। ये देखकर तो आरुष और स्मी के दिमाग के तोते उड़ गए थे, मगर उसके बावजूद भी आरुष बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसलिए अब वो आर्थर की डेड बॉडी को भी सीधा मोरो के पास उस किनारे पर ले जाता है। वहां पर मोरो पहले ही अपने काफी सारे सोल्जर के साथ मौजूद था, जो फिलहाल के लिए बॉय के रिसर्च सेंटर के ऊपर अटैक करके वहां से सभी सैंपल्स को लेकर जाने के लिए आया था। पर अभी जब मोरो को चेस्ट बस्टर के भागने के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में अपने साथियों से आरुष और स्मी को पकड़ लेने को कहता है। इधर अब तक बॉय एडम के साथ लगातार बस ऑक्यूलस से बात करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर ऑक्यूलस के बोल ना पाने की वजह से बॉय उसको इंसानों का एक शरीर देने का डिसाइड करता है। पर अभी के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे किस इंसान का शरीर ऑक्यूलस को देना चाहिए। फिर वहीं दूसरी तरफ वेंडी, निप्स और जोई चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर तभी अचानक से उनके सामने मोरो के काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो कि उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उन्हें पकड़ना चाहते थे। तब वेंडी पहले तो उन्हें प्यार से समझाते हुए वहां पर से जाने को कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से वेंडी की बात ना मानने पर वो लोग वहां पर मारे जाने वाले थे। लेकिन सोल्जर को तो उसकी ये धमकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो जबरदस्ती वेंडी और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तब वेंडी वहां पर जेनोमॉर्फ की भाषा में कुछ चीजें बोलने लग जाती है, जिसके तुरंत बाद ही वहां पर जेनोमॉर्फ ने आके वहां पर मौजूद सभी सोल्जर को बेरहमी से मारना चालू कर दिया था। और ये देखने के बाद तो निप्स और साथी जोई की भी फट के 4 से 64 हो गई थी। इवन जेनोमॉर्फ तो वहां पर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि सभी सोल्जर को खत्म करने के बाद वो जोई को भी खत्म करने वाला था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही वेंडी ने बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था। इसके बाद वो जेनोमॉर्फ से कहती है कि अभी के लिए वो वहां पर से चला जाए
लेकिन वेंडी और बाकी सबके आसपास छुपकर ही उनके ऊपर नजर रखे। तब ज़ेनोमॉर्फ भी इस पर मान जाता है और ज़ोई भी अभी के लिए पास में मरे हुए सोल्जर की गन को उठाकर दोनों के साथ सीधा बोट के पास जाने लग जाता है। दूसरी तरफ आर्थर की डेड बॉडी से निकले गए चेस्ट बस्टर को अब तक कुछ सोल्जर ने पकड़ लिया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही मोरो और उसके साथ ही स्मी और आरुष को लेकर सीधा रिसर्च सेंटर के अंदर आ जाते हैं, ताकि अब वो वहां पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर हमला करके वहां पर से यूटानी के सारे डेटा को लेकर जा सकें। मगर तब उनके अंदर आते ही क्रिस भी वहां पर सीधा अपने सभी साथियों के साथ आकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि असल में उसने मोरो को पकड़ने के लिए ही इतने समय से आरुष को इतनी छूट दे रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि मोरो को पकड़ने के लिए उसे आखिरी समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। इवन आर्थर की बॉडी से निकले हुए चेस्ट बस्टर को भी जिन सोल्जर्स ने पकड़ा था वो भी असल में क्रिस के ही सोल्जर्स थे। तब क्रिस की इस चालाकी को देखकर तो मोरो के भी होश उड़ गए थे, मगर तब क्रिस सीधा उसके पास जाकर उसके फेस पर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ोई वेंडी और निप्स के साथ बोट के पास पहुंचता है, वैसे ही वहां पर रसीदी और साइबेरियन आकर उसको अपने काफी सारे साथियों के साथ सीधा गन पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि बॉय ने ही उन्हें ऑर्डर देकर ज़ोई और उसके साथ में मौजूद सभी लोगों को पकड़ने के लिए बोला था। तो पहले तो ज़ोई अपने दोस्तों को उन्हें वहां पर से जाने देने को कहता है, जिस पर वो लोग नहीं मानते, और तब इसी बात से गुस्से में आते हुए निप्स वहां पर एक आदमी की जीप खींचकर उसे जान से मार देती है। इससे तब सभी सोल्जर और जोई की टीम के बीच में लड़ाई होना चालू हो गई थी, जो देखकर वैसे तो वेंडी वहां पर सीधा ज़ेनोमॉर्फ को बुलाकर सबका खेल खत्म करना चाहती थी, लेकिन ज़ोई असल में पहले भी इस टीम के साथ काम कर चुका होता है, इसलिए वो अपने इन सारे के सारे साथियों को ज़ेनोमॉर्फ के हाथों मरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए तब वो पहले तो वेंडी के मुंह पर हाथ रखकर उसे ऐसा करने से मना करता है, और उसके बाद निप्स को भी ऑर्डर देते हुए रोकने की कोशिश करता है। लेकिन निप्स अभी के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जिसकी वजह से वो इन सोल्जर को मारना नहीं रोकती, और इसीलिए ज़ोई गुस्से में लड़ाई को रोकने के चक्कर में निप्स को शॉक देकर बेहोश कर देता है। पर इस बात की वजह से वेंडी को ज़ोई के ऊपर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसको सुनाने लग गई थी। पर यह देखने के बाद रसीदी और साइबेरियन के साथ ही उन सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, और उस समय पर ज़ेनोमॉर्फ भी पास की झाड़ियों में छुपा ये सारी की सारी चीजें बहुत ध्यान से देख रहा था। मगर फिलहाल के लिए वेंडी ज़ोई की वजह से ज़ेनोमॉर्फ को वहां पर नहीं बुलाती, और तब सारे सोल्जर वेंडी समेत सभी बच्चों को पकड़कर लैब की जेल में डाल देते हैं, और साथ ही उन लोगों ने ज़ोई को भी मोरो के साथ एक दूसरी जेल में कैद कर दिया था। वहीं ज़ेनोमॉर्फ फिलहाल के लिए फ्री था, जो कि पहले तो किनारे पर आकर आर्थर की लाश को देखता है, पर उसके बाद वो जंगल में चला जाता है। उसी जंगल में फिलहाल के लिए सिल्विया भी आई हुई थी, क्योंकि वो सभी बच्चों के इस तरह से बनने का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, और इसीलिए अभी वो वेंडी और बाकी बच्चों की असली बॉडी के पास फूल लेकर आई होती है। मगर उतने में ही वहां पर एक ज़ेनोमॉर्फ पहुंचकर उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी किस्मत से वहां पर गार्ड्स आकर ज़ेनोमॉर्फ के ऊपर फायर करते हुए सिल्विया को बचा लेते हैं और उसको लैब में सेफली वापस ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉय को ये बात पता चली थी कि असल में मोरो और उसके साथियों ने लैब में आने से पहले प्रोडजी सिटी के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया था, और इसका मतलब कि वो टापू के बाहर कांटेक्ट करके किसी तरह से मदद भी नहीं बुला सकते थे। इवन वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि फिलहाल के लिए यूटानी और उसके काफी सारे सोल्जर इस जगह पर आने वाले थे, ताकि इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद करा जा सके। हालांकि फिलहाल के लिए बॉय को इस जगह पर से ऑक्यूलस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता, इसीलिए अभी भी वो ऑक्यूलस के पास ही बैठा हुआ था, और साथ ही उसे वेंडी और उसके साथियों के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ वेंडी खुद भी जेल में बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और तभी अचानक से उसे अपनी हैकिंग स्किल के बारे में याद आता है, जिसकी मदद से वो अपने माइंड पर थोड़ा सा फोकस करके पूरी लैब में मौजूद किसी भी गेट को ओपन कर सकती थी। इसीलिए तब वो बॉय की और ज्यादा फाड़ने के लिए कैमरा की तरफ देखते हुए ज़ेनोमॉर्फ की भाषा में कुछ चीजें बोलती है, जिसको सुनने के बाद दूर मौजूद ज़ेनोमॉर्फ सीधा उस जगह पर आने लग गया था। और वहीं अब तक वेंडी ने अपनी हैकिंग पावर की मदद से ज़ोई और साथ ही मोरो के पिंजरे का गेट भी खोल दिया था। इवन इसके बाद वेंडी रसीदी और उसके साथियों को भी लिफ्ट की मदद से 3rd फ्लोर पर ही फंसा देती है, जहां पर असल में बहुत ही खतरनाक एलियंस मौजूद थे, और वेंडी ने अपने दिमाग की मदद से उन्हें भी फ्री कर दिया था। ये देखने के बाद तो बॉय की भी पूरी तरह से फट के 4 से 64 हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी से क्रिस से मोरो के पास जाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, और खुद अभी के लिए वो सीधा एक सोल्जर के साथ वेंडी के पास जाने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ ज़ोई भी अभी के लिए वेंडी के पास आने की कोशिश कर रहा होता है, जिस दौरान अचानक से उसके पास एडम आ गया था, जिसके हिसाब से बॉय ज़ोई के साथ बात करके वेंडी को फ्री करने वाला था। और जैसा कि ज़ोई को तो लड़ाई झगड़ा वैसे भी पसंद नहीं होता, इसीलिए वो एडम की बात मानकर उसके साथ जाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बॉय भी अभी के लिए उस सोल्जर के साथ वेंडी के सेल के सामने पहुंच गया था। तब सबसे पहले तो वेंडी उसकी और ज्यादा फाड़ने के लिए अपने हाथ के इशारे से अपने सेल के गेट को खोलकर दिखाती है,
जो देखकर तो बॉय के दिमाग के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे, पर उसके बावजूद भी वो चाहता था कि उसके साथ आया सोल्जर वेंडी समेत वहां मौजूद सभी बच्चों को जान से मार दे। तब साथ साथ वो वेंडी और उसके साथियों को बता भी रहा होता है कि असल में वो इतना अमीर बस इसी वजह से बना था क्योंकि उसने खुद ही 6 साल की उम्र में सबसे पहली बार दुनिया के सामने एक सिंथेटिक रोबोट लाकर खड़ा करा था, और उस समय पर भी उस सिंथेटिक रोबोट को उसने बस इसी वजह से बनाया होता है ताकि वो रोबोट उसके अब्यूसिव फादर को जान से मारकर उसकी जान को बचा सके। इवन अभी के टाइम तक भी वो ज्यादातर उसके साथ ही रहा करता था। इतना बोलने के बाद बॉय अपने साथ आए सोल्जर से सभी बच्चों के ऊपर फायर करने को बोलता है, मगर उसके फायर करने से पहले ही निब्स ने उस सोल्जर के पास आकर उसको मौत के घाट उतार दिया था, जो देखकर बॉय खुद तो डरते हुए वहां पर से भागने लग जाता है। और बाद में वेंडी अपने साथियों के साथ रिसर्च सेंटर के ऊपर कब्जा करने की तैयारी करने लग जाती है। वहीं अब तक क्रिस मॉरो के पास पहुंच चुका था, जिन दोनों की लड़ाई के दौरान वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होते हुए एक दूसरे को उठा कर फेंक रहे थे। पर मॉरो के पहले से घायल होने की वजह से क्रिस के पास थोड़ा सा एडवांटेज था और उसने मॉरो को पहले बेहोश कर दिया था, पर उसके बावजूद भी क्रिस की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई होती है, जिस दौरान वो आगे बढ़ते हुए खुद को सही करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही आरुष और स्मी वहां पर आकर उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं अब तक लैब के अंदर वेंडी का बुलाया गया जेनोमॉर्फ भी आ गया होता है, जो कि वहां मौजूद सोल्जर को बहुत ही ब्रूटली जान से मार रहा था, और उनके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सिल्विया को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। मगर तभी अचानक से वहां पर निब्स भी पहुंच जाती है, जिसको ये बात पता चल गई थी कि सिल्विया ने उसकी मेमोरी को मिटाया था। दूसरी तरफ जोई को बॉय से मिलाने के बहाने एडम उसको ऑक्यूलस वाले कमरे में बंद कर देता है, जहां पर बॉय के प्लान के हिसाब से ऑक्यूलस जोई की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने वाला था। मगर अंदर जाने के बाद सारा सिनेरियो देखते हुए जोई खुद भी सारी चीजों को समझ जाता है और तुरंत ही अपने आप को ऑक्यूलस के हमले से बचाने के लिए ऑक्यूलस वाले पिंजरे में ही कैद कर लेता है। पर उसके बाद ऑक्यूलस वापस से अपने पिंजरे में घुस गया था, जिससे बचने के लिए जोई तुरंत ही उससे बाहर आ जाता है, मगर तब तक ऑक्यूलस खुद भी बाहर आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग गया था। मगर उसके ऐसा करने से पहले ही जोई की मदद करने के लिए वहां पर वेंडी पहुंच जाती है, जिसने ऑक्यूलस को तो वहां से उठाकर दूर फेंक दिया था, मगर उतने में ही पीछे से एडम आकर खुद वेंडी को उठाकर दूर फेंक देता है। इससे तब वेंडी को ये बात तो समझ आ गई थी कि असल में एडम खुद ही बॉय का बनाया हुआ पहला सिंथेटिक रोबोट है, जिसको उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया था। इसलिए तब वो कुछ सोचने लग जाती है, और जैसे ही एडम उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वेंडी अपने दिमाग के हैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से जैसे तैसे एडम को ही हैक कर लेती है। इससे एडम अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था, और ये फील करने पर तो एडम के चेहरे पर डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ गई थी। खैर, इसके बाद जोई सबसे पहले तो वेंडी से माफी मांगता है, क्योंकि उसके वेंडी और साथी निब्स को रोकने की वजह से ही वो लोग इस लैब तक वापस से पहुंच गए थे। मगर वेंडी तो उसे इस बात के लिए बहुत पहले ही माफ कर चुकी थी। इवन अभी के लिए वेंडी का प्लान ये था कि वो बॉय और उसके सभी साथियों को सीधा यूटानी के हवाले कर देगी और बाद में सभी बच्चों को यहाँ पर से फ्री करवा के चुपचाप ले जाएगी। दूसरी तरफ बॉय इन सही चीजों से अनजान कूदता फांदता हुआ सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने जेनोमॉर्फ ने आकर उसकी पूरी तरह से फाड़ दी थी। लेकिन उसके बॉय के ऊपर हमला करने से पहले ही वहां पर बॉय के कुछ सोल्जर्स पहुंच गए थे। तभी वहां पर जोई और साथी वेंडी खुद भी पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वेंडी ने जेनोमॉर्फ से सोल्जर को जान से मारने के लिए बोल दिया था, जो देखकर बॉय को लगता है कि शायद वेंडी उसका साथ देना चाहती है। पर तब जोई गुस्से में सीधा बॉय को मारते हुए बेहोशी कर देता है। वहीं तीसरे फ्लोर पर रसीदी और उसके साथियों के ऊपर भी प्लांट वाले एलियन ने अटैक कर दिया था, जो कि उनके एक साथी को उनके सामने ही बहुत बेरहमी के साथ जान से मार देता है। और उसको देखने के बाद तो रसीदी और उसके साथी भी बहुत बुरी तरह से डर गए थे। वहीं वो ऑक्यूलस अभी किसी तरह से लैब से बाहर निकल गया था, जो कि जैसे तैसे टापू के किनारे पर जाकर आर्थर की डेड बॉडी के ऊपर ही अपना कब्जा कर लेता है, और उतने में ही आइलैंड के पास यूटानी के काफी सारे प्लेन्स भी आने लग गए थे। इस बारे में कहीं ना कहीं वेंडी को भी अंदाजा लग गया था, इसीलिए वो बॉय, मॉरो और उनके सभी साथियों को जेल में डालकर यूटानी के वहां पर आने का वेट कर रही होती है। और उसके साथ वहां पर उसकी मदद करने के लिए एक छोटे जेनोमॉर्फ के साथ एक बड़ा वाला जेनोमॉर्फ भी मौजूद था, जो कि आर्थर के शरीर से चेस्ट बस्टर के रूप में निकलने के बाद पूरी तरह से जेनोमॉर्फ में इवॉल्व हो गया था। तब वेंडी को इस तरह से पागलों की तरह कत्लेआम मचाता हुआ देखकर बॉय को तो हंसी आने लग जाती है, मगर फिलहाल के लिए वेंडी और उसके साथी उसकी इस हंसी का कोई भी जवाब नहीं देते। अब वैसे आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या वेंडी सच में यूटानी के साथ डील करने के मूड में है, या फिर वो यूटानी और उसके साथियों के यहाँ पर आते ही उन्हें भी जान से मार देगी? और अगर वो ऐसा कर भी देती है तो आगे चलकर इस छोटे और बड़े जेनोमॉर्फ का क्या होगा? इवन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत खुद ऑक्यूलस भी है, क्योंकि फिलहाल के लिए उसे एक इंसानी शरीर पर कब्जा मिल गया था और अब वो बात करने के साथ साथ अपनी स्किल्स का पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर सकता था।
जिसका मतलब कि वो खुद भी आगे चलकर इन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें पक्का क्रिएट करेगा। पर वो सारी की सारी मुसीबतें क्या होंगी और आगे चलकर वेंडी और उसकी टीम का क्या फ्यूचर होगा, माफ करना, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी के लिए नहीं बता सकता, क्योंकि फिलहाल में ही इस सीरीज का ये सीजन रिलीज हुआ था और अभी के लिए प्रोडक्शन हाउस वालों ने भी कंफर्म नहीं करा है कि वो इसके सेकंड सीजन को कब रिलीज करेंगे। पर क्या इसके सेकंड सीजन के आने पर मुझे इसके सेकंड सीजन की कहानी को एक्सप्लेन करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।